नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। चुनाव का मौसम है, पाला बदलने की होड़ है और सबके सपने में कुर्सी है। जाहिर है सियासी नफा नुकसान देखकर पार्टियां अपने फैसले कर रही हैं। आने वाले दिनों में अवसरवादिता के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, बस आप इंतजार करते रहिए। आज ऐसी ही दो खबरें आई जिसने सियासत के अवसरवादी चरित्र को बेपर्दा कर दिया। लालू यादव की पार्टी आरजेडी के 22 विधायकों में से 13 विधायकों के बगावत की खबर आई। इन बागी विधायकों के अगुआ बने 2 विधायकों ने नीतीश कुमार के साथ जाने का ऐलान भी कर दिया, लेकिन 2 घंटे के भीतर बागी विधायकों की लिस्ट थोड़ी छोटी हुई। 6 विधायकों ने लालू की लालटेन ही थामे रहने का संकल्प कैमरों के सामने दोहरा दिया। लालू की पार्टी में सेंधमारी का खेल अभी जारी है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी ने नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। हमारी जानकारी के मुताबिक पासवान और बीजेपी के बीच गठबंधन का फैसला हो चुका है, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। ये वही पासवान है जिन्होंने 2002 में मोदी को दंगाई करार करते हुए वाजपेयी सरकार से इस्तीफा दे दिया था और बीते 12 सालों में 50 बार मोदी को पानी पी पी कर दंगों के लिए कोसा है। अब पासवान मोदी के साथ चुनाव में रैलियां करेंगे और उसी कांग्रेस और लालू को घेरेंगे जिनके साथ उनके कई सालों तक अंतरंग सियासी रिश्ते रहे। कुल मिलाकर यह साफ हो गया है कि यूपी के बाद लोकसभा की लड़ाई का सबसे बड़ा मैदान बिहार ही बनेगा। मौका परस्ती की चुनावी राजनीति कई बड़े सवाल खड़े करती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ चुनावी फायदे के लिए मोदी के दाग भूल गए रामविलास पासवान और अपनी सरकार को सुरक्षित करने के लिए नीतीश कुमार ने क्यों तोड़ी लालू यादव की पार्टी? इन सवालों पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए आज कैसे उठा जोड़ तोड़ का सियासी बवंडर। सियासत में संभावनाओं की नई फसल की जमीन तैयार हो चुकी है। गुजरात दंगे पर मोदी को पानी पी पी कर कोसने वाले रामविलास पासवान समर्थन की नई स्क्रिप्ट लेकर बीजेपी की चौखट पर खड़े हैं और लालू यादव की पार्टी आरजेडी टूट के मुहाने पर खड़ी है। उसमें सब सच नहीं है। यानी राजनीति का ये दोनों बवंडर लालू प्रसाद यादव के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि पहले आरजेडी के 13 विधायकों के बगावत की खबर आई, फिर 5 एमएलए लालू के दफ्तर में लौट आए। पूछा गया तो लालू ने भी माना कि पार्टी में टूट तो हुई है। पार्टी में भी सुना है, उसमें सब सच नहीं है। दूसरी तरफ रामविलास पासवान की एलजेपी और नरेंद्र मोदी के बीच नई दोस्ती का ताना बाना रचा जा चुका है। दलितों की रहनुमाई और धर्मनिरपेक्षता की सरपरस्ती का दावा करने वाले पासवान के पाले से मोदी वंदना के सुर मुखर होने लगे हैं। क्लीन चिट मिलने के बाद नरेंद्र मोदी को दोषी फिलहाल माना जाए या आपकी क्या राय है पार्टी? देखिए, अब ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। जब कोर्ट ने अगर उन्हें क्लीन चिट दे दी है तो इसके बाद अब वो दोषी हैं नहीं है, उन्होंने क्या किया नहीं किया, उनकी क्या भूमिका थी, ये सारे अब कोई चर्चा का विषय नहीं है। खुद पासवान खामोश हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत के इकलौते ध्वजवाहक और उनके बेटे चिराग पासवान का मोदी को यूं क्लीन चिट देना साफ संकेत दे रहा है कि पर्दे के पीछे कोई सियासी खिचड़ी जरूर पक रही है। खबर है कि रामविलास पासवान ने मोदी का दामन थामने का फैसला कर लिया है। बीजेपी और एलजेपी के बीच गठबंधन होना तकरीबन तय हो चुका है। रामविलास पासवान ने बीजेपी से बिहार में 7 से 8 सीटें मांगी हैं। एलजेपी के तमाम बड़े नेताओं को टिकट देने की शर्त रखी गई है। चिराग पासवान जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। पटना के सियासी गलियारों से उठती चर्चाओं का बवंडर बता रहा है कि एलजेपी और बीजेपी के बीच गठबंधन का सारा गणित तय हो चुका है, बस घोषणा की रस्म अदायगी बाकी है। एलजेपी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने तो गठबंधन की बाकायदा मुनादी भी कर दी है। सांकेतिक भाषा में ही सही, इनकार तो चिराग पासवान भी नहीं कर रहे। लोजपा के भाजपा साथ गठबंधन तय होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों जिसे की भी सहमति मिल चुकी है और प्रदेश अध्यक्ष को सारी पावर दे दिया गया है कि आप बैठ के अपना सीट वाई सीट कर लीजिए। देखिए, यही सारी कुछ बातें हैं जिसपे कि पार्टी जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी उस पर मंथन होगा और इन सारी बातों को मद्देनजर रखते ही फ्यूचर अलायंस के बारे में कोई निर्णय लिया जाए। सवाल उठने लाजमी है कि नरेंद्र मोदी की मुखालफत में सत्ता को लात मारने वाले पासवान के सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि वो मोदी से गलबहियां करने को इतने बेचैन हो गए? क्या इसके पीछे बिहार की सियासत में हाशिए पर आ जाने का डर है, जिसने पासवान को मोदी में भविष्य के लिए उम्मीदों का चिराग देखने पर मजबूर कर दिया? बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह रहस्यमय अंदाज में पासवान से जुगलबंदी पर जवाब दे रहे हैं, तो खुद की पार्टी में टूट की खबरों से बौखलाए लालू यादव उन्हें अतीत के एहसान याद दिला रहे हैं।
जबकि बिहार बीजेपी में मोदी का जयघोष करने वाले इस कदम को आत्मघाती बता रहे हैं। यदि कोई ऐसी औपचारिक घोषणा होनी होगी तो आपको उचित समय पर निश्चित रूप से जानकारी दी जाएगी। रामविलास जी का पार्टी साथ भी हम लोग उस समय कांग्रेस को नहीं दिया, लेकिन ये बात सुन के हम चौंके हैं कि बातचीत सबकी चल ही रही थी। कभी इधर उछल के आएंगे, चुनाव आते उधर उछल जाएंगे। मुझे लगता है कि मैं इस प्रकार के गंदी राजनीति से मैं पूरी तरह से कहा जाए कि इससे सहमत नहीं हूँ। जाहिर है किंतु परंतु की अभी काफी गुंजाइश है, लेकिन अगर पासवान पाला बदल लेते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के लिए ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। तो चुनाव का मौसम है, 2 महीने में लोकसभा चुनाव होने हैं और इस मौसम में नेताओं और पार्टियों के चाल, चरित्र और चेहरे की कोई गारंटी नहीं ले सकता। आज कोई नेता यहां है, कल कोई कहीं और हो सकता है। आज किसी पार्टी का गठबंधन यूपीए से है, कल किसी और एनडीए या किसी और पार्टी के साथ हो सकता है, क्योंकि ये चुनाव में विचारधारा मायने नहीं रखता। मायने ये रखता पार्टियों के लिए, नेताओं के लिए कितनी सीटें कैसे जीतते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और 2 बड़ी खबर जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया, एक बिहार में लालू की पार्टी में बगावत, दूसरी बड़ी खबर पासवान का मोदी के साथ गठबंधन। इन दोनों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं उर्मिलेश, वरिष्ठ पत्रकार, कैप्टन अभिमन्यु, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, साबिर अली, जेडीयू नेता, प्रेमचंद मिश्रा पटना से कांग्रेस नेता। सबसे पहला सवाल साबिर अली साहब, लालू पर जरा बात करते हैं। सबसे पहले कुछ देर पहले खबर आई कि लालू यादव के 13 विधायक टूट गए। 13 विधायक चाहते थे कि नीतीश कुमार के साथ जाए, नीतीश कुमार को सपोर्ट करें, स्पीकर को लिखकर भी देने की बात कही गई, अलग गुट बनाने की बात की। अब खबर आ रही है कि 13 में से 5 चले गए। उन्होंने एक फोटो अपॉर्चुनिटी हाथ उठाकर कहा कि हम लालू जी के साथ हैं। तो 13 में से 5 माइनस, लड्डू बांटने के बाद ताजा अपडेट आपके पास क्या है, कितना तोड़ पाए साबिर अली जी? देखिए, ऐसा है, नहीं मैं तोड़ने में ना ही जोड़ने में मेरी भूमिका है। और आपको पता है कि मैं इस वक्त बॉम्बे शहर में मौजूद हूं और मैं वहीं से आपके चैनल के माध्यम से जुड़ा हूं। रही किसकी कौन विधायक कहां जाता है, कहीं आता है, वो चुन के आता है और जनता का चुना हुआ नुमाइंदा है। कोई भी पार्टी किसी भी शख्स पर कोई जबरदस्ती या अपने मन की भाव नहीं थोप सकते। नहीं, वो तो सब अभी देश प्रेम, समाज की चिंता है, सबको समाज की चिंता है, जनता की चिंता है, वोटर की चिंता है। देश प्रेम और समाज दुबले हो जा रहे हैं क्योंकि अभी चुनाव का मौसम है, सब चिंतित हो रहे वोटर के लिए। सर नहीं, ऐसा है अजीत अंजुम जी, मैंने वहां तक पहुंचा ही नहीं, आप खुद बहुत तेजी से चले गए। मैंने वो बात कही नहीं कि किसको कितनी चिंता है, और मैं उस तरह की बात करने में ना ही रुचि रखता हूं और ना उस तरह की बात करता हूं। जो बात तथ्य से परे है मैं वो कहना भी नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर कि अभी अचानक नीतीश कुमार क्लीन माने जाते हैं। साबिर अली सुन लीजिए, साबिर अली सवाल सुनिए। नीतीश कुमार को बहुत क्लीन इमेज का माना जाता है, यही आपने ब्रांडिंग आप सबने की है। नीतीश कुमार क्यों लालू यादव की पार्टी में सनमारी कर रहे हैं और बिना नीतीश कुमार की रजामंदी के जबरन 13-14 विधायक उठ के तो भागे नहीं आ रहे? देखिए, ऐसा है कि कोई कहीं से हमारी कोई नेता नहीं कर सकता अजीत अंजुम जी। आप समझ लीजिए, जब तक के वहां का विधायक, वहां का एमपी, वहां का वर्कर अपना मन नहीं बनाए, किसी की ये ताकत नहीं। वो अपना मन बना रहे, आप मन को टटोल रहे, कोई किसी को, लेकिन टू वे है, दोनों तरफ से होता है। साबिर अली साहब, ये हर आदमी अपना, और जो चुन के आता है वो इतना सक्षम होता है कि अपना फैसला करे। कम से कम 2 लाख 3 लाख वोटरों के बीच चुन के आता है। वो सब सही है। चलिए 2 लाख, मैं आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मैं पूछ रहा हूं साबिर अली, बाकी मेहमानों के पास आऊं। नीतीश कुमार को क्या जरूरत थी पार्टी तोड़ने की? या अगर कोई विधायक 10, 12, 13 विधायक पार्टी तोड़ना चाहता है, हालांकि उसके लिए 2/3 चाहिए, तो उसको बिना नीतीश कुमार के ग्रीन सिग्नल के वो विधायक पार्टी तोड़कर जनता दल में नहीं आएंगे। देखिए, हर पार्टी यही सतह, हर पार्टी अपने दरवाजे खोल के रखती है, कोई दरवाजा बंद नहीं रखता है। इस देश की जितनी पार्टियां हैं वो सब अपने दरवाजे खोल के रखती है और सब अपने दरवाजे हमेशा खुले रखते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, सबने दरवाजे खोल दिए। अभी चुनाव का मौसम है, खिड़कियां तो ऐसे भी खुली रहती है, अपने दरवाजे खोले। चलिए, हम आपके पास आएंगे। उर्मिलेश, मुद्दा यही है, चुनाव के मौसम में क्या विचारधारा और ये सारी चीजें, पार्टी लाइन, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ये सारी चीजें किनारे जाती है और उसकी ऐसी मिसालें हम जो आज हमने देखी। नीतीश कुमार को क्या जरूरत थी? अगर उसको हम असेंबली के डेटा पर देखें तो जाहिर 115 जेडीयू के हैं और बहुत ही थिन मार्जिन पर उनकी सरकार सुरक्षित है, जिसमें कांग्रेस भी है, जिसमें निर्दलीय भी है। तो कहीं न कहीं यही डर कि कांग्रेस और लालू साथ जा रहे हैं, आने वाले समय में दबाव आएगा, सरकार
खतरे में पड़ेगी, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि सेंधमारी की, और अगर की तो बिना नीतीश कुमार की इजाजत के हो सकता है? नहीं, देखिए, 2-3 बातें आपने पूछी हैं, तो मुझे लगता है कि पहली बात तो ये कि जेडीयू के नेतृत्व की इच्छा के बगैर ये नहीं हो सकता था, पहली बात। दूसरी बात ये कि कैलकुलेशन में कोई बहुत गलतफहमी रही या निर्णय गलत ढंग से लिया, क्योंकि दल बदल विधेयक 15 चाहिए थे इनको, जो 2003 में संशोधन हुआ, उसमें आपको 15 चाहिए, 22 उनके पास है, तो वैसे भी इलीगल है ये, पहली बात। तो डिफेक्शन ही टोटल इलीगल है। हो सकता था 2 आ जाते, 2 आ जाते, वेट कर रहा हूं, 2 आ जाते, लेकिन क्योंकि कई तरह की डील होती है। लेकिन मैंने किसी टीवी चैनल पर अभी खबर देखी कि शायद उनको ग्रुप के रूप में अलग रिकॉग्नाइज भी किया गया है, पता नहीं किया गया है कि ये मैं नहीं जानता, क्योंकि लेकिन अब तो ताजा ये भी हो गया, उर्मिलेश के इसमें से 6 वापस आ गए। एग्जैक्टली, कि हमारा गलत नाम लिख दिया गया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये सारी जो प्रक्रिया चली है पिछले कुछ घंटे में, ये काफी अनैतिक ही नहीं, इलीगल भी है। और जैसा आपने कहा, नीतीश कुमार जी की इमेज और उनकी जो छवि है काफी अच्छी रही है देश में, एक साफ सुथरे नेता की रही है। और सारे गर्हित जो गठबंधन उनके थे, जो उनकी विचारधारा के खिलाफ थे, अगर उनको छोड़ दिया जाए, 17 साल से जो बीजेपी के साथ वो थे, तो उसको अगर छोड़ दिया जाए तो आमतौर पर उनकी इमेज एक नैतिक और एक सक्षम व्यक्ति की, सार्थक ढंग से राजनीति करने वाले व्यक्ति की रही है। तो इस तरह के घटनाक्रमों से मैं समझता हूं इमेज ही नहीं चौपट होती है, तमाम जो मानदंड वो बनाते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, वो भी चकनाचूर होते हैं। दूसरी बात कि एक तो अपने सरकार के बचाव के लिए, कवच के लिए शायद ये बात हुई होगी, क्योंकि भविष्य में सरकार के सामने संकट आ सकता है। और तीसरी बात, जो चुनाव के पहले की बात आप कह रहे हैं, देखिए आज की तारीख में इस तरह के जो राजनीतिक दल हैं, उनके लिए मर्यादा, नैतिकता, आदर्श, मूल्य, ये सब और गाल बजाने के लिए, ये चुनाव से पहले, चुनाव के दरमियान, चुनाव से बहुत पहले भी ये सब चीजें हो देखते हम लोग हैं, कैसे क्या हो रहा है। तो राजनीतिक दलों में अगर आदर्श रहता, मूल्य रहता, तो आज आम आदमी पार्टी के नेता खड़े होकर, जिनके पास कोई बहुत आधार भूमि नहीं है, जिनके पास कोई बहुत बड़ी विरासत नहीं है, वो सबको गाली नहीं देते इस तरह से, सबको रिजेक्ट नहीं इस तरह से करते। तो मुझे लगता है कहीं इन नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आखिर उन्होंने जनता के इच्छाओं के अनुरूप कैसा राजनीतिक दर्शन इस देश की जनता को दिया, क्यों दिया है। चलिए एक बार हम कैप्टन अभिमन्यु प्रेमचंद मिश्रा, आपके पास आने से पहले एक बार फिर साबिर अली, नीतीश कुमार डरे हुए हैं क्या अपनी सरकार गिर सकती है? जिस ढंग से बिहार में कहा जा रहा है कि मोदी का माहौल है, कहीं न कहीं ये चिंता ही उन्हें ये करने के लिए प्रेरित कर रही है, जैसा उर्मिलेश भी करे, साफ सुथरी छवि है, और आप ऐसे समय में दल विदल की जो प्रक्रिया है वो उसके लिए भी 15 चाहिए, लेकिन जो भी चाहिए, कहीं न कहीं ये डर नीतीश कुमार को इस तरह के प्रलोभन या इस तरह के दल बदल कराने को प्रेरित कर रहा है। मैं एक बात समझ में नहीं आ रहा हूं कि जो शब्दों का प्रयोग डर का है, डर किस बात का? राजनीति में कोई किसी से ना डरता है, चाहे कोई कमजोर हो या मजबूत। राजनीति नीति का है, और किसकी क्या नीति है? अभी अगर ऐसे कहेंगे ना राजनीति नीति का है, ये सबसे बड़ा जोक है। राजनीति सिर्फ नीति का है। तो इसलिए मैं आगे, आपने सुना नहीं? अरे आप राजनीति कर रहे, पासवान जी को बुला रहे। चलिए पहले साबिर अली अपनी बात पूरी करिए। हाँ, यही मैं कह रहा हूं। हर आदमी का समय के अनुसार, अपने जानकारी, अपने लोगों का अपेक्षाओं के अनुसार उसकी अपनी नीतियां और प्राथमिकताएं तय की जाती हैं, और वो तय करता है नेता। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सारी प्राथमिकताएं कुर्सी के इर्द गिर्द होती है, क्योंकि पहली प्राथमिकता होती है कुर्सी कैसे प्राप्त की जाए। वो भी एक सिस्टम है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सिस्टम, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। सर हो जाए तो जा सकता है, सब किसी का साथ मिजाज नहीं। सारा खेल कुर्सी का है। चलिए अब जरा बातें, आपने तो बात की, बात सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है साबिर अली साहब, लेकिन एक बार कैप्टन अभिमन्यु साहब, बाकी जो लालू यादव के साथ बिहार में हो रहा है वो तो हो रहा है कि उसमें से 13 में से 6 के वापस आने की भी खबर आई, हालांकि 13 भी पार्टी नहीं तोड़ सकते थे, लेकिन एक खबर ये भी है कि पासवान जी से आपका गठबंधन करीब करीब तय हो चुका है, रामविलास पासवान से। पहले तो आपकी प्रतिक्रिया बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर, क्या मैं जो बता रहा हूं ये गलत है, आप खंडन करेंगे या पुष्टि? अजीत जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज बड़ा स्पष्ट किया है कि अगर इस प्रकार की कोई भी बातचीत होगी तो वो औपचारिक घोषणा विधिवत तौर पर उसकी की जाएगी, आपके संज्ञान में उसको लाया जाएगा। अभी इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं है। अभी नहीं है, बात सही है कि आज देश अभी नहीं है, लेकिन हो सकती है अगले 2-4 दिन में। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में जो वातावरण है, दलित वर्गों का रुझान
स्वतः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे देश में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। वो दलित वर्ग के रुझान पर भी हम बात करेंगे। कैप्टन साहब अभी नहीं है, मैं ये मानूं कि अगले 2-3 दिन में औपचारिक ऐलान हो जाएगा है, वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कैप्टन साहब अगले 2-3 दिन में रामविलास पासवान की पार्टी से बीजेपी के गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। कहा जा रहा है 7-8-9 सीटों का मामला सिर्फ औपचारिक तौर पर फाइनल होना है। नहीं, ये आपकी कयास और आपकी अटकलें हो सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक विषय है, इस बात पर अभी हम कुछ भी कह। आप सीटों की बात को कयास बोल रहे हैं, इस गठबंधन को कयास बोल रहे हैं? क्योंकि अगर जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ अफवाह है तो पूरा देश 2-4 दिन में 5 दिन में देखेगा। भविष्य को हम सब इंतजार करके ही देख सकते हैं। ना आप भविष्य दृष्टा है, ना मैं भविष्यवाणी करने की स्थिति में हूं। अच्छा चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। पासवान जी से, रामविलास पासवान से अगर गठबंधन हो जाता है, रामविलास पासवान 12 साल तक मोदी के खिलाफ थे। संसद के भीतर, संसद के कैंपस में उन्होंने धरना दिया 2010 में भी, उसके पहले लगातार बयान दिया और 2013 के सितंबर-अक्टूबर में भी कहा कि मोदी दंगाई है, दंगों के दाग नहीं धुल सकते। ऐसे 20 बयान मेरे पास है। तो आखिर क्या वजह है कि आज पासवान आना चाहते हैं? उनकी वजह होगी, वो हम उनसे पूछेंगे जब रामविलास पासवान या उनके बेटे होंगे। लेकिन बीजेपी की क्या मजबूरी है, जरा आपसे समझें। जहां तक रामविलास पासवान जी ने कब क्या किया, ये बात का उत्तर तो वो स्वयं देंगे। लेकिन अभी आपके कार्यक्रम में पहले मैं देख रहा था कि उनके सुपुत्र चिराग पासवान जी ये स्पष्ट कह रहे थे कि देश के न्यायालय का अंतिम तौर पर निर्णय आ चुका है। नरेंद्र मोदी जी पर किसी भी प्रकार का कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। कम से कम देश की राजनीति में कुछ ऐसे व्यक्ति तो हैं, ऐसे तो लोग हैं जो भारत के संविधान को और कानून का सम्मान करते हैं, भारत की न्याय प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। जहां तक में दूसरा विषय है कि आज सारा देश ये देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार देश में बने, एक सशक्त सरकार बने, समर्थ सरकार बने, एक स्थिर सरकार बने और उसमें समाज का हर वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। यह है। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु, चलिए वो कैप्टन अभिमन्यु सवाल का जवाब नहीं दे रहे। एक चीज आपको कैप्टन अभिमन्यु पता है कि आपकी पार्टी के अश्वनी चौबे बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा कि आत्मघाती कदम होगा अगर रामविलास पासवान के साथ किसी तरह का गठबंधन हुआ। वो अवसरवादी है, कल को चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी या किसी का हाथ थाम सकते हैं। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता ही बागी तेवर दिखा रहे हैं। देखिए, जब कोई बात होगी, पार्टी के अंदर कोई चर्चा होगी, कोई विषय आएगा, उसके ऊपर निश्चित तौर पर सभी वर्गों की राय ली जाती है। और हमारी पार्टी एक परिवार की पार्टी नहीं है, एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है कि नीतीश बाबू निर्णय ले लें कि उनको जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देना है, जिनके साथ मिलकर के हमने जनता के बीच में जाकर वायदे किए थे और सरकार बनाई थी। हमारी पार्टी सामूहिक पद्धति के आधार पर निर्णय लेती है, सब पार्टी की पद्धति पर फैसले लेते हैं। ऐसा कोई विषय आएगा तो सबकी राय का महत्व रहता है, हम उसकी चिंता करते हैं। कैप्टन साहब, बहुत अच्छा लगता है जब सारे पॉलिटिशियन टेलीविजन पर पार्टी की पद्धति, आंतरिक लोकतंत्र, बाहरी लोकतंत्र, नैतिकता, नीति, ये सब बातें करते हैं। बहुत अच्छा होता है। जब फैसले करते हैं ठीक उल्टा होता है। साबिर अली साहब मुस्कुरा रहे हैं और उसके मुख्य मोदी भी है। साबिर अली साहब तो खुद मुख्य मोदी है। अभी 3 लोगों को जो समाज से टिकट नहीं मिला, साबिर अली तो उसके व्यक्ति में मुस्कुरा रहे, चेहरे पर मुस्कुराहट, मजबूरी की मुस्कुराहट है। साबिर अली साहब भुक्तभोगी तो आप भी हैं, वो भी नीतिगत फैसला ही लिया, पार्टी ने आपका टिकट काट दिया। ऐसा अजीत अंजुम जी, मुझे एक बात कहने में, मैंने जिस दिन हमारी टिकट की रखी और हमको लोकसभा लड़ने के लिए कहा गया, मैंने कहा कि मुझे इस बात का मलाल है, लेकिन पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। और आज भी कहता हूं कि मुझे उस वक्त मलाल था, मलाल है और मलाल रहेगा। चलिए प्रेमचंद मिश्रा जी, मैं कह रहा हूं बिल्कुल, लेकिन पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है और मैं लड़ने जा रहा हूं, इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं आप। चलिए अच्छी बात है। प्रेमचंद मिश्रा जी, उर्मिला साहब के पास। प्रेमचंद मिश्रा जी, रामविलास पासवान जा रहे हैं मोदी के साथ, बीजेपी के साथ गठबंधन करीब करीब तय है। इशारों में ही बात सही कह रहे हैं। उनको भी दलित की चिंता है, बीजेपी को भी दलित की चिंता है। ये सारे चिंतक एक साथ हो रहे हैं। आपने सीट शेयरिंग में देर की, इसलिए रामविलास पासवान जा रहे हैं। वो 7-8 सीटें चाहते थे, आपने नहीं दी, तो अफसोस है अगर वो जाते। एक गठबंधन आपका बन रहा था जिससे उम्मीद आपको बिहार में कुछ जगती, उस उम्मीद में पलीता लग रहा है। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं
मैं रामविलास जी के आखिरी बयान जो आया था तो उन्होंने सोनिया जी से मुलाकात करके कहा कि कांग्रेस जो भी फैसला करेगी बिहार को लेकर हम उस फैसला के साथ रहेंगे, और उन्होंने सोनिया जी को इस मामले में फैसले लेने के लिए अधिकृत किया है। उसके बाद जब तक रामविलास जी का खुद का कोई बयान नहीं आ जाता है, मैं समझता हूं इस पर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देना उचित भी नहीं है। जो खबरें उनके दूसरे नेताओं के माध्यम से आ रही हैं, उनके बयान और रामविलास जी के बयान बड़ा फर्क होता है। चलिए, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको एक चीज करूं, रिस्क लेके जो हमारी जानकारी है कि औपचारिक ऐलान बाकी है। प्रेमचंद मिश्रा जी, औपचारिक ऐलान बाकी है, आपके साथ गठबंधन रामविलास पासवान नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि जितना टिकट एलजेपी चाहती थी शायद आप दे नहीं रहे थे। आप और लालू यादव मिलकर जो भी है त्रिकोणीय है गठबंधन है आपका, तो ये अवसरवादिता मानते हैं, क्या मानते हैं? हो सकता है आपके अपने इजाजत है एक बात कहने की। नहीं, अगर एक मिनट इस तरह से अगर चुनाव के समय अगर कोई दल बदल होता है, किसी दल को तोड़ा जाता है या कोई नेता यहां से वहां जाता है, तो निश्चित तौर पर ये अवसरवादिता तो होती ही है, उसी श्रेणी में आती है। लेकिन रामविलास जी ने जिनके एक वोट से अटल जी की सरकार गिरी थी, गोधरा पर कड़ा स्टैंड दिया था, वाजपेयी गवर्नमेंट से बाहर आए, मुझे नहीं लगता है कि वो उसी नरेंद्र मोदी या उसी भाजपा या उस राजनीति के साथ होना चाहेंगे। चलिए, वो तो पासवान कहाँ चाहेंगे वो अलग बात है। अवसरवादिता ये भी है, प्रेमचंद मिश्रा, अवसरवादिता ये भी है कि अगर लालू यादव को बचाने वाला ऑर्डिनेंस राहुल गांधी फाड़कर अजय माकन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक पहुंचते हैं, गेट क्रैशर की तरफ फाड़कर फेंकते हैं और लालू यादव के साथ आप गठबंधन करते हैं, तो ये भी एक तरह का अवसरवाद है। चुनाव में मजबूरी है, गठबंधन जरूरी है। गठबंधन किसी व्यक्ति से नहीं होता है, विचारधारा से होती है और बिल्कुल होती है। और अभी हमने बिहार में कोई गठबंधन किया नहीं है। बिल्कुल समान विचारधारा की कई पार्टियों से हमारी बातचीत चल रही है, और जब तक वो कोई आकार नहीं ले लेता है उस बारे में बात करना ठीक नहीं। लेकिन विचारधारा से होता है, सबसे कुर्बले से आपके पास आ रहे हैं जो कुछ किया है क्या, और जनता दल यूनाइटेड, एक सेकेंड जी, आज जो कुछ भी आरजेडी विधायकों को तोड़ने के लिए जो हथकंडे अपनाए गए हैं, जिस तरह से विधानसभा के स्पीकर ने गलत तरीके से उसको मान्यता दी है, यह प्रमाणित हो रहा है कि ये पूरे काम में नीतीश कुमार जी का हाथ है। वो आरजेडी को तोड़ने का उसी ढंग से प्रयास कर रहे हैं जिस तरह से उन्होंने बाद में एलजेपी को पहले 2 बार तोड़ा था। और इनफैक्ट जनता दल यूनाइटेड तो विभिन्न पार्टियों के भगोड़ों की एक जमात है, वो इसमें नीतीश जी को बहुत ही विशेषता हासिल है और उन्होंने कई बार ऐसे लोगों को विभिन्न पार्टियों से तोड़ के लाया है। लेकिन जो आज स्पीकर ने किया है वो बहुत ही असंवैधानिक है। अगर इस ग्रुप को मान्यता दी जाती है तो आप समझ रहे कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड अपने जवाब देंगे, कुल्हाड़ी जवाब देंगे कि भगोड़ों की पार्टी है जनता दल। और अगर जैसा ये सच है कि 2/3 मेजोरिटी नहीं थी, उसके बाद भी खबर आई कि स्पीकर मान्यता दे रहे, साबिर अली जवाब देंगे जो कहा प्रेमचंद मिश्रा ने। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, मैं किसी के जवाब देने के लिए कोई अंताक्षरी खेलने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन अगर कोई सवाल आप करें तो मैं जरूर जवाब देने के लिए बैठा हूं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जहां तक किसी को 2/3 की मेजोरिटी ये बात सत्य है, लेकिन उसी में मैं 3 दिन पहले ये इलेक्शन कमीशन के साइट पर मैं दूसरे चीज सर्च कर रहा था, दिखा कि भाई अगर 1/3 अगर किसी के पास है, कितना सत्य है। इलेक्शन कमीशन इसका मैं समझता हूँ प्रश्न का जवाब ज्यादा अच्छा देगा, तो उसको एक ग्रुप माना जा सकता है। वो किसी पार्टी ने 2003 से पहले का वेबसाइट कोई पढ़ रहे होंगे, 2003 से पहले। मैं अभी उतना पीछे वेबसाइट मुझे पढ़ने नहीं आ रहा होगा। आप मुझे 2003 में मैं वेबसाइट नहीं पढ़ता था, मैं 3 दिन पहले कर रहा था जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर मौजूद है। 2003 में मैं वेबसाइट कभी खोलता भी नहीं था, आजकल चूंकि मजबूरी में खोलना पड़ता है तो अभी मैं 3 दिन पहले देख रहा हूँ। 2003 और 3 दिन पहले में तो इतना तो फर्क है, इतनी याददाश्त मेरी कमजोर नहीं हो गई है। साबिर अली साहब, मैं कानूनविद तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक जर्नलिस्ट के रूप में संसद कवर करने वाले एक रिपोर्टर के नाते मैं आपको बता सकता हूँ कि 2003 के संशोधन के बाद कर देता हूँ। अभी आप जो है कमीशन का जो हुआ है, ये किताबें मेरे घर में नहीं है। मुझे लगता है बात कमीशन के वेबसाइट, लेकिन मुद्दा ये है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर अगर शक्ति परीक्षण होगा, अगर कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस के लिए वोटिंग होगी, वोटिंग पार्टी व्हिप के खिलाफ अगर 2/3 मेजोरिटी नहीं है तो जो वोटिंग करेगा उसकी सदस्यता जाएगी, डिस्क्वालीफाई होगा। इसका मतलब ये जो पार्टी तोड़ने की कोशिश हुई ये एक तरह से अनैतिक थी, क्योंकि 15 विधायक नहीं थे। सवाल उठता है क्या ये जरूरत है और क्या ये अवसरवादिता नहीं है।